आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। हमने पहले की क्लासों में ये पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा पिंड यदि आ जाए, कोई द्रव्यमान आ जाए, तो पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच लेती है। इस क्षेत्र को कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की भी है। इसमें हम द्रव्यमान की जगह पे आवेश काम में लेते हैं। ये देखिए, ये कोई धनावेश है, ये ऋणावेश है। धनावेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आ जाए, दूसरे आवेश को हम पॉजिटिव मानते हैं और छोटा भी बहुत मानते हैं, एकांक धनावेश मानते हैं। तो मान लिया कि ये एक आवेश है जो कि पॉजिटिव है। वो इस पॉजिटिव आवेश के पास में जब आएगा तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा बाहर की तरफ। और अगर ये नेगेटिव आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र में आ जाए तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई दूसरा आवेश आने पर वह या तो प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल का अनुभव करे। इस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे हम एक तरह से उसके मान को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में जो हमने एकांक धनावेश रखा है उस पर कितना बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र के अंदर Q0 आवेश रखा था, तो इसके कारण से इस पर बाहर की तरफ F बल लग रहा था या फिर अंदर की तरफ F बल लग रहा था। तो Q0 पर ये F बल लग रहा है, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि एकांक धनावेश पर कितना बल लग रहा है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश में Q0 का भाग कर देंगे। तो ये हो गया एकांक आवेश पर लगने वाला बल बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम मात्रक निकालना चाहें इसका, तो मात्रक होगा F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा कहाँ होगी? साफ पता चल रहा है कि जो दिशा F की होगी वही दिशा E की होगी। तो यहां पर F की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। इसलिए E की दिशा भी कहाँ होगी? बाहर की ओर। ऐसे ही यदि आवेश नेगेटिव है तो बल की दिशा होगी अंदर की तरफ, इसलिए E की दिशा भी कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो E की दिशा डिपेंड करती है F पर। बल कहाँ पर लगेगा? धनावेश पर। एकांक धनावेश पर बल कहाँ लगेगा? ये जो है इसको हम एकांक धनावेश लेके चलते हैं। तो इसका मतलब यदि आवेश पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। यदि आवेश नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ। ये दिशा व्यक्त करेगी कि यहाँ पर अगर हम एकांक धनावेश रखते हैं, ये हो गया एकांक धनावेश, मतलब उस पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो वो कहाँ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था। ऐसे ही अगर हम एकांक धनावेश यहाँ पर रखते हैं तो इस पर बल कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो हमेशा एकांक धनावेश पर बल की दिशा E की दिशा में ही होती है। तो धनावेश के लिए E की दिशा हमेशा बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए E की दिशा हमेशा अंदर की ओर होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होती है? अभी अभी हमने धनावेश और ऋणावेश के लिए ये देखा था कि जब धनावेश के पास में कोई एकांक धनावेश रखा जाता है, ये हमने कोई एकांक धनावेश रखा तो हमने देखा था कि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये कहाँ जाएगा? इस तरह से बाहर की ओर जाएगा। यहाँ रख देंगे इसको, तब भी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इस तरह से जाएगा। यहाँ रख देंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इस तरह से जाएगा। मतलब ये इस पथ का अनुसरण करेगा, इस पथ पर ये जाएगा। नेगेटिव आवेश के पास में रखते हैं तो ये नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव आवेश के पास में हमने एकांक धनावेश को रखा तो ये इसको आकर्षित करेगा, मतलब अंदर की ओर आएगा। यहाँ रखा एकांक धनावेश, तब भी ये इसको इस तरह से अंदर की तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ पे रखा एकांक धनावेश तो ये इसको अंदर की तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब इसका जो पथ है वो अंदर की तरफ होगा। धनावेश के लिए बाहर की तरफ पथ है, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ पथ है। ये जो पथ है ये काल्पनिक पथ होता है और इसी काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी आवेश के पास में एकांक धनावेश को रखा जाए तो वह जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ पर वह जाता है, वह पथ, वह काल्पनिक पथ विद्युत बल रेखा कहलाती है। तो विद्युत बल रेखा उस पथ को बोलते हैं। ठीक है। अब विद्युत बल रेखा जो है वो साफ पता चल रही है कि हमेशा धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश में हमेशा अंदर की ओर आती है। ये विद्युत बल रेखा जो है वो हमेशा तल के लंबवत होती है। मतलब अगर ये तल है, आवेशित तल है, तो विद्युत बल रेखा की दिशा कैसी होगी? इस प्रकार से होगी। अगर कोई वस्तु जो है आवेशित वस्तु गोलाकार है तो, और इस पे हमने आवेश दे रखा है, चारों तरफ आवेश है, इस पे पूरी तरह से आवेशित है, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इस प्रकार से होंगी। अगर कोई तल यूं रखा हुआ है, इस तरह से है, तो इस पर जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इस प्रकार से होंगी। इसका मतलब यह है कि हमेशा तल के लंबवत निकलती हैं बल रेखाएं। ये इसका एक गुण है। धनावेश से बाहर निकलती हैं, ऋणावेश में अंदर की ओर आती हैं। इसके अलावा इसका एक सबसे जो मेन रूल है ये है कि विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन भी है वो, कि विद्युत बल रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लो कि कोई विद्युत बल रेखा ये इस प्रकार से है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये ई की दिशा को व्यक्त करेगी इस बिंदु पर। किसी दूसरे बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो वो उसकी ई की दिशा को व्यक्त करेगी। तीसरे बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची तो ये भी ई की दिशा को व्यक्त करेगी। मतलब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो ई की दिशाओं को व्यक्त करती है। तो ई की दिशा अलग अलग हो सकती हैं विद्युत बल रेखा पे अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से। अब हम इसका एक छोटा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि क्या दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट सकती हैं क्या। मान लिया कि दो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से हैं। एक विद्युत बल रेखा मान लो ये हो गई और एक विद्युत बल रेखा ये हो गई। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो क्या ऐसा संभव है? तो इसका ये एक कटान बिंदु हो गया। और अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वो ई की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये जो बिंदु है इसको भी ई की दिशा को व्यक्त करना चाहिए। अगर हम इस बल रेखा को फर्स्ट बल रेखा मान लें और इस बल रेखा को सेकंड बल रेखा मान लें, तो इस बिंदु पर
हमने एक स्पर्श रेखा खींची इसके लिए, इस बल रेखा के लिए, तो ये ई की दिशा को व्यक्त करेगी। इसको हमने नाम दे दिया ई फर्स्ट। और यदि हम इस बिंदु पर इस बल रेखा के लिए एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो मान लिया इस तरह से आ गई, तो इसको हमने ई नाम दे दिया। ये सेकंड बल रेखा के लिए है तो इसका नाम हमने ई सेकंड दे दिया। तो इस प्रकार से एक बिंदु पर ई के ये दो मान आ गए, E1 और E2, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर ई का केवल एक ही मान होगा, दो मान एक जगह पर किसी भौतिक राशि के होने संभव नहीं है। तो इसलिए दो बल रेखाएं आपस में, क्योंकि ये आया कहाँ से, ये इससे आया कि दो बल रेखाएं आपस में काट रही हैं, तभी तो ये एक कटान बिंदु बना और उस पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बनी। तो इसका मतलब ये हमारा मानना गलत था। मतलब दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी काट नहीं सकती। तो कभी भी दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, वो नजदीक आ सकती हैं, दूर जा सकती हैं, लेकिन कभी भी आपस में काट नहीं सकती। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो ध्रुव हों, द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव हों, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन सही परिभाषा इसकी क्या होगी? यदि हमारे पास दो आवेश हों, लेकिन दोनों आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। मतलब हम Q1 Q2 नहीं लेंगे, दोनों को ही Q लेंगे। एक आवेश Q, दूसरा भी Q, तो दो आवेश लिए, परिमाण में समान लिए। प्रकृति में विपरीत तो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे हुए हों। तो ये दोनों जो आवेश हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हुए हों, तो इस प्रकार की इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये जो हमारा सिस्टम बना ये विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसे हम यूं देख सकते हैं कि ये एक प्लस क्यू आवेश है, ये एक माइनस क्यू आवेश है। दोनों के परिमाण बराबर हैं, क्यू और क्यू। दोनों के आवेश विपरीत हैं, प्रकृति विपरीत है, और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। डायग्राम में ज़्यादा दिख रही है लेकिन ये बहुत नज़दीक होते हैं। और दोनों की दूरियों को हमने मान लिया 2a सदिश रूप में, 2a सदिश, ये इनके बीच की दूरी है। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो NaCl दोनों पर, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया, दोनों के परिमाण बराबर हो गए और दोनों की प्रकृति विपरीत होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बहुत नज़दीक हैं। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ऐसे ही HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव में हम आगे पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? P बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश का परिमाण। कौन से आवेश का परिमाण? दोनों का ही, क्योंकि दोनों आवेश बराबर परिमाण के हैं। ये भी Q है, ये भी Q है। प्लस माइनस का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो परिमाण लेकिन कितना होगा? Q। तो आवेश का परिमाण Q इंटू उन दोनों के बीच की जो दूरी हमने ली थी उसका गुणनफल। तो दोनों के बीच की दूरी हमने ली थी 2a, तो आवेश का परिमाण Q इंटू दोनों के मध्य की दूरी, सदिश दूरी 2a का गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इसका मात्रक अगर निकालें तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। क्यू का मात्रक कूलाम, 2a दूरी है, मात्रक इसका हो गया मीटर। तो साफ पता चल रहा है कि ये जो P है ये एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। अब इसकी जो दिशा है वो हमेशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। ये P की दिशा होगी। P की दिशा हमेशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है।